इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे एक साइंटिस्ट थे, आपने उनका नाम याद रखना है, आइजैक न्यूटन। ये जो साइंटिस्ट थे ये इन्वॉल्व थे एक मिस्ट्री में कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने सोचा कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स है जो इनको सन के अराउंड रिवॉल्व करवा रही है। अब आपको फेमस स्टोरी वैसे तो पता होनी चाहिए, पर अगर नहीं है तो चले देखते हैं। आइजैक न्यूटन एक शाम को 1665 की एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। वहाँ से एक एप्पल नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल नीचे गिरा है ये भी तो किसी फोर्स की वजह से ही गिरा। कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर लगी है, तो वो फोर्स क्या थी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स थी। ये उन्होंने इस फोर्स को नाम दिया। अब जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, मोशन में रहेगी, या अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो फोर्स तो हर चीज़ में होती है, तो उन्होंने ये भी सोचा कि इसमें भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी ही। तो वो फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ एज वी नो दैट एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स। यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी हर मास दूसरे मास पे अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइजैक ने इसको नाम दे दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। जिसे जैसे दरख्त से जो एप्पल गिरा और अर्थ ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, तो वो जो फोर्स थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आइजैक ने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो एप्पल गिर के ज़मीन पे आया, ना कि ऊपर की तरफ। यानी ना कि वो ऊपर की तरफ तो नहीं ना गया, वो नीचे ही आया गिर के। Now the question is why the planets revolve around the sun? यानी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं? आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया कि एक फोर्स है हमारे पास। वो फोर्स क्या करती है? यूनिवर्स में हर बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स को उसने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जिसके तहत उसने कहा कि जो वो एप्पल था ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसी तरह उन्होंने कहा प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह मून जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसे ऑर्बिट में मूव करवा रही है और उसको ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने दे रही। अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? हमने पढ़ा कि यूनिवर्स में हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और जब वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है, वो उस फोर्स को हम कह रहे होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब इसको देखें तो दो हमारे पास masses हैं, एक m1 ले लेते हैं और दूसरा m2। हमने कहा ये दोनों बॉडी जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम इसको नाम दे देते हैं f का। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के masses के प्रोडक्ट के। तो हम कह देते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 एंड m2 के, दोनों का प्रोडक्ट। m1 पहले का मास था, m2 दूसरे का मास था, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगी? इंक्रीज, और जैसे जैसे मास कम करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी भी क्या होगी? डिक्रीज। और वो जो फोर्स थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। फर्ज करें कि ये मास m1 का सेंटर है और ये मास m2 का सेंटर है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया d का। और f जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाकर 1 के डिवाइड में वैल्यू लिख दे 1 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by d स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो मतलब अगर आप सिर्फ इसको देखें f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over d स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे वैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती जाएगी। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो f
डायरेक्टली अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो f डायरेक्टली 2m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब हमें पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम लिखेंगे f इज इक्वल्स टू g। हमने कांस्टेंट लिया है g जो कि क्या है, ग्रेविटी कांस्टेंट, तो f इज इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।